नमस्कार साथियों, आज हम लोग बड़े ही खुशनसीब हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक बड़े मज़ेदार शख्स हमारे साथ हैं। क्योंकि एक सीरीज़ है जहाँ पर हम लोग लाइफ़ में कहना ये चाह रहे हैं कि एज़ अ लाइफ़ लॉन्ग लर्नर पढ़ाई सिर्फ़ सिलेबस में, कोर्स में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, क्लासरूम में प्रोफ़ेसर्स के द्वारा नहीं होती बल्कि अपने साथियों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनकी कहानियाँ भी बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेकर के चलती हैं। तो एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानी वैसे तो मुझे याद आते हैं वो दिन जब एज़ अ स्टूडेंट राहुल जी ने एनरोल किया था। लेकिन एक स्टूडेंट से भी कितना कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं फिर से उस चीज़ को चेरिश करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ राहुल का। राहुल आपका स्वागत है। और राहुल इस समय जो हाँ, उनका परिचय अगर मैं आपको दूँ तो एक बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने चुन लिया था कि उन्हें क्या करना है जीवन में और उसी के दाएँ-बाएँ जो गार्जियन ने कहा, जो पेरेंट ने कहा, जो समाज की आवश्यकता थी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की उसको पूरा करते हुए आप कोहिनूर मैजिक शो जो पूरा का पूरा एक ग्रुप है, एक टीम ऑफ मैजिशियंस है। तो एक तरह से मैं आपको कहूँ कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और बहुत ही कम उम्र से आपने एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू किया। देव संस्कृत विश्वविद्यालय से आपने बीसीए किया है, तो टेक्निकैलिटीज़ को अपने स्किल के साथ जोड़ के आपने कुछ काम किया, जैसा नाम से आप समझ ही गए होंगे कि वो एक मैजिशियन भी हैं। तो निश्चित रूप से ये टॉक बड़ी मज़ेदार होने वाली है और बहुत कुछ सीखने को इससे मिलने वाला है। तो राहुल मेरे ख्याल से बात की शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे कि आज आप जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, उस मुकाम की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपको लाइफ़ में वो कौन-सा दिन, कौन-सा पल याद है, जब आपने सोचा था कि आपको कुछ इस दिशा में करना है? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे मेरे जो अभी तक के अनुभव हैं इस बारे में वो आप सभी से शेयर करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है आपने, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो ये अभी तक का मेरा जर्नी है मैजिक शो की लाइफ़ में या मैं एज़ अ मैजिशियन, तो वो स्टार्ट हुई थी मैं मेरा होम टाउन चंपारण बिहार में है। जी। और यहाँ से मैंने स्कूलिंग करी है अपनी। तो यहाँ पे जब मेलों में पहले बहुत मैजिक शो, सर्कस ये लगा करते थे। आजकल ये चीज़ें कम हो गई है क्योंकि इंटरनेट और व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना बढ़ गया है कि स्टेज तक लोगों को लाना मुश्किल हो गया है। तो उस टाइम में मेरा यहाँ पे एक बीएन सरकार मैजिशियन का शो लगा हुआ था। हुँ, हुँ। वो शो मैं देखने गया, पहले पासेस मिला करते थे। मेरे फादर जो हैं वो थोड़े से ऑफ़िस से गवर्नमेंट ऑफ़िसर से संपर्क रखते हैं, तो उनको पासेस मिला करते थे, तो हम जाया करते थे शो देखने। तो बीएन सरकार मैजिशियन मुझे याद है आज भी, गोगिया सरकार मैजिशियन, गोगिया सरकार, ये 2-4 नाम हैं जो कि बहुत फ़ेमस थे उस टाइम में। वो टाइम था 2004 2004 का वो समय था, जब मैं स्कूल में भी पढ़ा करता था और मैं मैजिक शो देखने गया था। कौन-सी तो क्लास वहाँ पे मैंने देखा क्या। कौन-सी क्लास में थे आप उस समय? सर मैं उस समय 5वीं कक्षा में था, 5th क्लास में। 5th क्लास में था। जी, यस जी, सर। जी। तो मैं उस टाइम में पढ़ाई तो साथ-साथ चल ही रही थी, पर मन तब भटकता है सर किसी का, मैं अभी-अभी समझ पा रहा हूँ कि किसी बच्चे का मन तब भटकता है, जब उसको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रूबरू नहीं हुआ रहता है, वो जानकारी नहीं मिलती है कि मुझे और भी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ, पढ़ाई के अलावा। हुँ, तब मैं गया था मैजिक शो देखने, वहाँ पे मैजिक शो देखा मैंने, एक शो नहीं, अलग-अलग मैजिशियन्स के शो देखे। उसके बाद घर पर ही आकर चीज़ें करना, कुछ अलग-अलग क्रिएटिव चीज़ें करना, जिससे कुछ लगे कि इट्स अ मैजिक, काइंड ऑफ मैजिक। तो वो करके मैं अपने ग्रैंडफ़ादर को, अपने पापा को दिखाया करता था। उस एक टाइम मिनट में और तो आज भी। मैं यहाँ पे एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके लिए आपकी लाइफ़ में वो चीज़ भले ही कितनी तेज़ी से घटित हुई हो, लेकिन अभी सुन कर के हम लोग महसूस कर सकते हैं कि एक बच्चा जो क्लास 5th में पढ़ता है, वो एक मेले में जाके अपने लाइफ़ का एक इंस्पिरेशन न केवल ले आता है, बल्कि उसको प्रैक्टिस भी करने लगता है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ तो स्पेशल है मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उस उम्र में बच्चा जब कुछ कई चीज़ें नहीं जानता, आप वो चीज़ वहाँ से देखे, इंस्पायर हुए और आपने कुछ-कुछ एग्ज़ैक्टली। टूटा-फूटा काम शुरू कर दिया घर में। मतलब घर को ही स्टेज बना मैंने लिया। एक्चुअली सर, हाँ, उस चीज़ों को बहुत सीरियस लिया, उन चीज़ों को मैंने। अच्छा, बहुत सीरियस लिया। वो एक होता है कि एंटरटेन किया, उस चीज़ से फन लिया और छोड़ दिया। मैंने उसको सीरियस लिया कि ये क्या है? अच्छा मैंने वहाँ पे एक चीज़ और क्या ये आप मेले में पहली बार गए थे या इसके पहले भी और बचपने में जाते रहे होंगे शायद? मैं
अब उसके पहले का तो मुझे याद नहीं है, उतना मतलब वो तो कॉन्शियस फिर नहीं हूँ मैं। कहानी में बचपने में जब घर वाले ले जाते होंगे तो, लेकिन अपने होशो-हवास में अपनी याद में आप उसी समय गए, गया हूँ मैं। आप लेकिन हाँ, अपने अपने होशो-हवास में अपनी याद में अपनी समझ से आप उस समय गए और आप इंस्पिरेशन जी, लेकर के आके आपने घर को स्टेज बना के काम शुरू कर दिया अपना। जी, फिर आगे क्या हुआ? जी। और दिखाना शुरू किया लोगों को, हाँ। फिर उसके बाद मैंने देखा क्या कि मुझे बड़ी अजीब लगी कि ये चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म कैसे हो जाती है या फिर विज़िबल कैसे होती है, कुछ डिसअपीयर कैसे होता है, क्यूरियोसिटी अपीयर आपके कैसे अंदर होता है। क्यूरियोसिटी बनी रही, हाँ, जिज्ञासा बनी रही, उ उस जिज्ञासा चीज़ जागी। बनी रही। तो हुँ, मैंने उस चीज़ को और भी ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए मैंने मतलब क्योंकि बच्चों बच्चों में मेले का और कुछ कुछ भी ऐसी झूलों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है बचपन में। तो मैं जब मेले में जाया करता था, तो मैंने मेले में एक जगह देखी दुकान, वहाँ पे लिखा था 2 मिनट में जादू सीखें। अच्छा। वो आज भी वो दुकानें किसी-किसी मेलों में लगा करती हैं। कहीं भी अगर हम बात करें छोटे कस्बों की या फिर बड़े-बड़े शहर में सिटीज़ में अगर मेले लगते हैं, उसमें ऐसी दुकानें होती हैं, हुँ, जिसमें टॉयज़ बिका करते हैं, हुँ, छोटे-छोटे टॉय, जिसमें बहुत ही बड़ा लॉजिक होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उससे अपन किसी को एंटरटेन कर सकते हैं। तो हुँ, वो पूरे वो जो मेला है, वो लगता है दिवाली के टाइम में, एंड ऑफ द ईयर। हुँ, बट मैं उसमें पैसे कहाँ से मैं लाऊँ, मैं कैसे उन चीज़ों को खरीदूँ प्रॉप्स बेसिकली मैजिक के, हुँ, कि मुझे थोड़ा-सा आइडिया मिले, जहाँ से मैं कुछ और भी ज़्यादा अच्छा सीखना शुरू करूँ। उसके लिए मैं स्टार्टिंग से ईयर के स्टार्टिंग से लेके और एंड तक मैंने 2-3 साल कंटिन्यू पैसे जमा किए। ₹1 50 भी मिलते थे, ₹1.50 बहुत मुश्किल से पापा देते थे। मतलब तो आपने मैंने आपने इकट्ठा किया। आपने अपने 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 क्या बोलते हैं ना, एक अपना स्टार्टअप के लिए आपने बहुत ही बचपन से अपनी फंडिंग शुरू कर ली थी। अपने अपने कैपेबिलिटीज़ जो कुछ उपलब्ध था उसमें कुछ-कुछ आप कर, मतलब ये एक्चुअली हाइलाइट मैं पॉइंट को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ क्या समझ में आ रही है ना, कि इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। ये एक एटीट्यूड होता है और मेरे ख्याल से उसकी एग्ज़ैक्टली। कोई उम्र भी नहीं होती कि उसके लिए स्कूल में, नहीं, कॉलेज में ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप तो मेरे ख्याल से जी, क्लास 5th में आपने इंस्पिरेशन ली, तो मेरे ख्याल से उसी समय से अगर आपने काम शुरू कर दिया, मीन्स यू ऑलरेडी हैड अ यूरेका, यू हैव ऑलरेडी एन आइडिया, जिसको कहते हैं ना आइडिया को कन्वर्ट करना। तो आपका मेरे ख्याल से आइडिया वहीं से, और दूसरा फंडिंग को लेकर के भी आपने इधर-उधर हाथ नहीं फैलाया। आपको जो कुछ मिलता जा रहा था आपने उसी में कुछ-कुछ अपनी खुद जेब ही को से। काट के अपनी मतलब अपनी आवश्यकताओं को लिमिटेड करके सेविंग्स करनी शुरू की। जी, जी, आगे फिर? जी। फिर मैं जब गया जब मेलों में तो एक्चुअली सर क्या है ना कि आजकल सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है केवल नॉलेज की, जानकारी। हुँ, जानकारी के अभाव से ही कोई इंसान किसी चीज़ में पीछे रह जाता है या हुँ, फिर अगर यूँ कहें कि आजकल आइडियाज़ सबसे ज़्यादा अगर प्राइस है ना तो आजकल आइडियाज़ का ही प्राइस है। क्योंकि आइडिया के ही बेसिस पे बहुत बड़े बिज़नेस आज हो रहे हैं। और तो वो वो सर आइडियाज़ के भी लिए एक लाइन ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा, इनोवेटिव आइडियाज़। जैसे कई बार लोग जो है आइडिया चोरी भी करते हैं, तो कॉपी जी, पेस्ट काम आता है, बट उसमें भी कुछ इनोवेशन होना चाहिए, लाइक ओरिजिनल आइडिया, जी, नोवाइस आइडिया, नोवेल आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज़। जी, बताइए? जी। तो फिर मैंने उसमें मेरे पास वो पैसे थोड़े-थोड़े करके 150 होते थे, 200 होते थे, तो मैं गया जाता था और जाके 1-2 प्रॉप लेकर आया घर पे और मुझे इतना प्राउड फील होता था कि जो मैजिशियन्स को मैं इंटरनेट पे देखता हूँ, जिन मैजिशियन्स को मैं स्टेज पे देखता हूँ, उनकी एक कोई 2 चीज़ मेरे पास भी है, तो मैं बहुत ही प्राउड फील करता था और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। हुँ, अब मैं इसको ले जाता हूँ बात को, फिर मैं क्या करने लगा छोटे-छोटे पासेस बनाने लगा। जैसे मैजिशियन्स के शो में हमें पासेस मिला करते थे, मैं हाथ से लिख करके और हुँ, छोटे-छोटे टिकट पे राहुल बरनवाल मैजिक शो, कोहिनूर बरनवाल मैजिक शो, आज भी मेरे पास वो अभी मैंने कुछ दिन पहले वो सारी निकाली थी, जिसमें हाँ, मैंने जादूगर का स्पेलिंग गलत लिख रखा है। कई सारे मिस्टेक्स मैंने किए हुए हैं, तो मैं देख रहा था कि ये मैंने किया हुआ है क्या? सही में मैंने ऐसा किया हुआ है? बहुत अजीब फील हो रहा था, क्योंकि अभी तो अलग कंडीशन है। तो मैं उसको लिख करके पासेस पे और लोगों को सर्कुलेट करता था आपस में, आस-पास बच्चों में, यार मेरा शो चलेगा शाम को 5 बजे, बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है और ये बात कहते हुए मुझे थोड़ी-सी मतलब अजीब शर्म भी आती है, हँसी भी आती है कि मैं बचपन में मैंने क्या किया है। लोग भी आज भी मुझे अंकल जो हैं पड़ोसी नेबर्स वो मुझे ऐसा शर्माने के लिए कहते हैं कि मुझे थोड़ा-सा अजीब फील हो, कि बहुत शो दिखाया करते थे पहले। तो मैं रूम को बंद करके, डार्क लाइट करके लेज़र बल्ब लगा के और 3-4 मैजिक जो मैंने खुद से सीखी हुई है, वो किया करता था। इसके अलावा मेरे भैया जो हैं मेरे वो भी बहुत सपोर्टिव थे।
स्टार्टिंग से ही, वो भी बीएन सरकार का शो देखा। और हमने, अब क्या है ना, कहते हैं ना सर कि किसी चीज को बहुत ज्यादा अगर दिमाग लगाया जाए तो उसकी कुछ क्लू हमें मिल ही जाती है। तो मैंने 2-4 और भी मैजिक करके फिर हमने ऑर्गेनाइज किया। और मुझे याद है कि अपने नेबर्स को बुलाया, छत पर, रूफ पर टेरेस पे शो अरेंज किया, उसमें ब्रेकफास्ट भी दिया लोगों को। मतलब सेम वही ये काम चीज आपने पता नहीं दिमाग में कहाँ से चली क्लास आई। में किया? ये काम आपने कौन सी क्लास में किया? यादों में अगर आप देखें पलट के तो। हाँ, मैं सर 2007 में किया, क्योंकि 2007 में मैं स्कूल में भी ये काम किया मैंने एट्थ अपनी एट्थ क्लास क्लासरूम में। एट्थ क्लास या एट्थ क्लास एट, हाँ, 2007 में। मतलब सेवन सेवन क्लास तक। यहाँ पे मैं वही कहना चाहूंगा कि एक बच्चा जो उस समय अपनी चीजों को ही नहीं करता, उस वहां पे एक इंस्पिरेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी, ऐसा नहीं कि किसी ने आपको दिया या किसी ने डायरेक्ट किया, मतलब किसी किसी ने ने नहीं ऐसा दिया। नहीं कहा कि आपको ये करना है। आपके अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक एनवायरनमेंट से आया, और उसमें जो कुछ कीवर्ड्स आप बता रहे हो भाई कि इसको डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करने में आदमी झिझक जाता है, आपने शब्द यूज किया, आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने उसकी मार्केटिंग की, आपने उसके लिए जी सर, टीम बनाई, आपने उसके लिए रिसोर्सेज जुटाए, एग्जैक्टली। आपने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होता है वो जुटाया, नाश्ते की व्यवस्था की, लोगों को मोबिलाइज किया, टिकट बांटे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से लाइफ की कई प्रोफेशनल चीजें जिसको कि कागज की डिग्री लेने के बाद भी लोग प्रैक्टिस नहीं करते, आपने बड़े बचपने से उसकी प्रैक्टिस की, लोगों को कन्विंस करना, परसुएड करना, उनको उनको इन्फ्लुएंस करना, कम्युनिकेशन। और उसके लिए मेरे ख्याल से आपकी जरूर कोई ना कोई छोटी मोटी टीम जिसको आप किसी न किसी तरीके से एंगेज करते होंगे। तो ये कई मजेदार चीजें हैं जो सच में बार बार यही याद दिलाती है कि उसकी कोई उम्र नहीं होती। और आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन था जिसने किसी के कहे बगैर एनवायरनमेंट से सीख लिया, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि ये आपकी ताकत है जी। तो आपने मतलब पहला शो होस्ट किया अपना, आपने नाश्ता भी लोगों को दिया, आपने लोगों को बुलाया भी। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको जो भी याद करता है, जो भी कहता है, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मुझे ये जान के बड़ी प्रसन्नता होती है कि इतनी कम उम्र से आप ये काम कर रहे थे। और नो डाउट हर किसी को इससे इंस्पिरेशन ही लेने लायक बात है, बहुत शानदार। फिर क्या हुआ आगे? थैंक यू सर। फिर उसके बाद मुझे ये भी याद आता है कि गत्ते का छोटा कार्टन में सामान रख के 2-4, और मैं मोहल्लों में घूमता था, हम्म, घर घर जाता था हम्म। और बोलता था 2 रुपए में 5 जादू देखो, 5 रुपए में 10 जादू देखो, ऐसा करके। पता नहीं कैसे, अभी बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ऐसा सुन के और बता के, पर उस टाइम में देखिए देखिए पता देखिए, नहीं क्या माइंड था। कोई लोग कहते भी थे क्या करता रहता है। नहीं नहीं, मैं आपको बार बार कहूंगा कि ये जो है ना, ये ऑकवर्ड नहीं है, ये एक बड़ी मजेदार चीज है। और आज की इस टॉक के बाद मेरे ख्याल से आपको यही बोलना पड़ेगा कि ये ऑकवर्ड नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो कि सरप्राइज कर सकता है लोगों को। कि एक 7th क्लास का बच्चा जिसको अभी 10वीं के बोर्ड की चिंता होनी चाहिए, 12वीं के बोर्ड की चिंता होनी चाहिए, क्या ग्रेजुएशन में करेगा, 10वीं के बाद मैथ लेगा, साइंस लेगा, उसकी चिंता होनी चाहिए, वो अपने रिसोर्सेज जुटा करके अपनी पॉकेट खर्च से ये सब काम कर रहा है और घर घर जा रहा है। मतलब ये दिमाग में, अपने डीएनए में कहाँ से ये चीजें आई आपकी कि आप मार्केटिंग को लेकर के इतने इतने ओपन थे। मतलब ये नहीं तो लोग हेजिटेट ही करते रह जाते हैं। बहुत बड़ी स्किल थी आपके अंदर शुरू से, जिसको आपने एक्चुअली, स्किल होना एक चीज होती है, उसको पहचानना और उसको प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी चीज होती है। आइडिया को ग्राउंड पे लाना एक्शन में। तो आप घर घर गए, आप लोगों के लिए आपने प्लान बनाया, कस्टमाइज इकोनॉमिकल पैकेज, 2 रुपए में तभी, 5। यस सर। फिर फिर उसके बाद सर स्कूल में मेरे क्लास टीचर थे, उनको मैंने बोला कि सर एक्चुअली मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है। जनरली अभी आमतौर पे स्कूल में क्या होता है सर, जब खाली पीरियड होता है तो कोई बच्चे गाना गाते हैं, कोई चुटकुला कहता है, इस तरह की चीजें होती है। तो मैं भी प्लान करके मैजिक शो के लिए, मैं स्कूल में 3-4-5 मैजिक अपनी क्लास में मैं प्रेजेंट करूं, उसके लिए मैं गया था। और मुझे ये बात याद थी कि जब मैजिशियंस अपना शो करते हैं आमतौर पे प्रोफेशनल, तो वो जो भी किसी गेस्ट को या किसी स्पेक्टेटर को स्टेज पर बुलाते हैं अपने साथ में कुछ मैजिक के लिए, कुछ असिस्टेंट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, तो उनको मैजिक में उनको मतलब इन्वॉल्व करने के बाद, उनके साथ मैजिक करने के बाद जब वापस उनको भेजते हैं, तो छोटा छोटा कोई गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं, उनको हैंड ओवर करते हैं, जिससे एक अलग ही क्यूरियोसिटी आती है माइंड में, जो बच्चे होते हैं या जो भी होता है। रीइंफोर्समेंट, तो मैं एक उसके लिए रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसको कहते हैं, कि आप उनको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे देते हैं ताकि वो आपको हमेशा याद रखेंगे और कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट हो एग्जैक्टली, जाएंगे आपसे जी। पब्लिसिटी करेंगे वो आपकी, आपका वो हमसे गिफ्ट लेके जाएंगे तो हमेशा आपको याद रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है याद रखेंगे। जी।
तो फिर मैं भी उस टाइम में पॉकेट कैलेंडर का मैंने अरेंजमेंट किया था और एक प्लास्टिक की पाउच में मैंने उसको रख के कुछ ग्लिटर्स डाल के उसमें कन्फिटी यूज़ करके और उसमें टॉफ़ी रख के और मैंने उसको सील कर दिया था और फिर मैंने मैजिक दिखाया और फिर साथ में उसको हैंडओवर भी किया, सर्कुलेट भी किया। तो क्लास टीचर जो थे उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की कि कितना बढ़िया है, बताओ मैजिक भी दिखा रहा है, गिफ्ट भी दे रहा है। तो ये सब मैंने कैसे किया, क्यों किया मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच पा रहा हूँ, पर अभी मेरे को ये लग रहा है कि वही वो सारा चीज़ था किया हुआ था तभी अभी अभी भी मैं उन चीज़ में आगे हूँ या और भी आगे आ पाया। उसके बाद मेरे प्रिंसिपल तक बात पहुँची कि हमारे स्कूल में एक ऐसा लड़का है जो कि मैजिक कर रहा है, मैजिक दिखाता है। तो हमारे स्कूल में बाल मेला लगा करते हैं, अभी भी आज भी लगता है हमारे मेरे स्कूल एक्चुअली क्रिश्चियन का है। तो क्रिश्चियन स्कूल है, तो फादर जो थे वो उन्होंने बोला कि राहुल तुम बाल मेले में कुछ मैजिक शो अरेंज कर सकते हो क्या? तो हुँ, मैं बहुत घबरा गया तब बहुत ज़्यादा घबरा गया क्योंकि बात वहाँ पे 2-4 लोगों की नहीं थी, बात पड़ोसी की नहीं थी, बात घर के लोगों को दिखाने की नहीं थी, बात अपने क्लासमेट्स की भी नहीं थी। वहाँ पे बाल मेले की अगर मैं बात करूँ, बाल मेला होता था, उसका नाम है बाल मेला। तो उसमें ₹5 ₹10 एंट्री फी रखी जाती थी और अंदर आके लोग बच्चों के स्टॉल से जो आमतौर पे हर जगह ही लगते हैं, बच्चे जी, लगाते हैं, स्कूल के बच्चे लगाते हैं और लोग बाहर के आके एन्जॉय करते हैं। तो सर ने हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि बास्केटबॉल कोर्ट को हम कवर करेंगे और हुँ, वहाँ पे ही तुम्हारा टेंट लगाने का सोचा है, उधर शो चलाओगे क्या तुम? ये बात मुझे बहुत परेशान हुई, मतलब मैं डर गया, घबरा गया कि यार इतना बड़ा अपॉर्च्युनिटी है पर मैं इसको फेस कैसे करूँगा? मेरे पास उतना कलेक्शन नहीं है, मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने कहीं से टीचिंग नहीं ली है, क्या करूँ? फिर मैंने ये बात अपने पापा को बताई। तो पापा को जब मैंने ये बात बताई तो पापा इस बारे में कंसर्न लिए और जाकर मेरे क्लास टीचर से बात किया, क्लास टीचर ने पापा से बात किया। तो पापा बोले कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम्हें थोड़ा-सा कहीं से इस बारे में तब मैं जान चुका था कि एक मैजिक स्कूल है, उसमें मैं अगर वहाँ से कुछ सीख सके तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं मैजिक का। पापा ने थोड़ा-सा इनिशिएटिव लिया और पापा ने कुछ रुपए लगाकर मुझे 1 महीने का एक छोटा-सा कोर्स कराया, अच्छा जिसको एक लेकर एक मैं बाल एक मेले में आया। मैं चूँकि यहाँ पे भी इतनी सारी चीज़ें इंस्पिरेशनल है, उसको मैं हाइलाइट ज़रूर करना चाहूँगा। पहला कि क्लास में हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है, बशर्ते कि वो उसको खुद प्रस्तुत कर दे, उसको उसके दोस्त प्रस्तुत करते हैं, उसको उसके टीचर प्रस्तुत करते हैं, किसी न किसी के माध्यम से वो कम्युनिकेट हो जाए। और उसके हिसाब से फिर पूरे स्कूल, कॉलेज में आपकी एक अलग पहचान होती है, क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया हमेशा ये जानती है कि हर किसी के पास डिग्री है, लेकिन वो जानना ये चाहती है कि आपके अंदर यूनिक क्या है, आपके अंदर अलग क्या है। यूनिक मेरे क्या है ख्याल मेरे से को। मैजिक करना आपकी एक ऐसी यूनिकनेस थी कि वहाँ पर फिर आपका पूरे स्कूल में कॉम्पिटिशन ही नहीं है, आपका खुद से कॉम्पिटिशन है और आपकी एक अलग पहचान है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से किसी भी विद्यार्थी को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मुझ में यूनिक क्या है और उसको सामने लाने में मैं कभी ना झिझकूँ। और फिर आप देख सकते हैं कि छोटे-छोटे प्रयास कहाँ एक बच्चा मेले से जाकर के घर में करना शुरू किया, छत पे अपने ऑर्गेनाइज़ किया, घर-घर में गया, तो आज उसके सामने अपॉर्च्युनिटी चल के आ रही है सामने से। और तब आपकी स्थिति मेरे ख्याल से वो भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन जो है उसके सामने व्यवस्थाएँ बनी हुई है, लेकिन अभी गांडीव काँप रहा है शुरू में, क्योंकि उसको रियलाइज़ेशन नहीं है कि वो कितने बड़े काम के लिए, कितने बड़े रोल के लिए वहाँ पर आया है। और इसके साथ-साथ मेरे ख्याल से जो चीज़ मज़ेदार है वो यही है कि शुरुआत से किए गए छोटे-छोटे प्रयास औरों को आप में कॉन्फिडेंस देने का अवसर देते हैं, क्योंकि आपके कामों को देख के आपके प्रिंसिपल सर ने आप में कॉन्फिडेंस जताया। और इसके अलावा एक मजेदार चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि करिकुलर, को-करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है सिलेबस में, एजुकेशन में, तो निश्चित रूप से आपने उसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों को बहुत शानदार अपना डेवलप किया था, उसने आपकी पहचान इतनी बना दी। दूसरा, पिताजी ने इतना सपोर्ट किया कि आपने उस हिसाब से फिर रिसोर्सेज ढूँढने शुरू किए और आप वो सीखने गए। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी पढ़ाई तो करूँगा, लेकिन साथ में इस समय के लिए तैयार होने के लिए अब मैं आपको अपने आप को अपग्रेड करूँगा। तो ये फिर आप 1 महीने के लिए एक मैजिक स्कूल में सीखने गए कुछ। जी, आगे। यस सर। उसके बाद फिर मैं जब सीख कर आया तो बाल मेला का डेट करीब आ चुका था। जब ये बात औरों को पता चला बाकी स्टूडेंट्स को पता चले, जब हमारे और भी टीचर्स, स्टाफ, फैकल्टीज़ को पता चली, तब फिर वो बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये छोटा-मोटा समझ रहा है मतलब भीड़ जो आती है वो 10,000 की भीड़ रहती है मेले में हमारे यहाँ जो कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। तो उसमें क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। अब मेरे पापा और भी ज़्यादा
परेशान हो गए क्योंकि ऑलरेडी हमने टीचिंग ले ली थी, हमने पैसे भी कुछ इन्वेस्ट कर लिए थे, इस चीज में आगे बढ़ गए थे। पर स्कूल के जो कुछ मैनेजमेंट टीम थी, जिसमें हमारे प्रिंसिपल थे, मेरे क्लास टीचर थे, उन्होंने टिकट भी बनाया 10 रुपए का, वो टिकट आज भी है। और उसमें टेंट लगा, बैनर छपा, बैनर को प्रिंट कराया गया। अब फिर उसके बाद उसमें मैजिक शो स्टार्ट किए गए, जिसमें म्यूजिक डीजे पर मेरे फ्रेंड ही था और मेरे असिस्टेंट। सबसे बड़ी बात होती है सर कि मैजिशियन के लिए एक ग्रीन रूम चाहिए होता है, ग्रीन रूम में एक असिस्टेंट चाहिए होता है, क्योंकि शो रिपीटेड अगर करने होते हैं तो आपको फिर से प्रॉपर रीअरेंज करना होता है। तो वहां पे कौन रहेगा, बहुत बड़ी मुश्किल थी ये, किसी को भी इन्वॉल्व करना उसमें। तो मेरे पापा ही असिस्टेंट का भी रोल उन्होंने प्ले किया। और चीजें मैं आपको बताऊं कि लाइक कुछ चीजें खराब करना, जैसे मैं आपको बताऊं कुछ कि अगर मैं यहाँ से कन्फिटी बहुत सारी छोड़ू तो निकल बिखर जाएंगी, अब उसको इकट्ठा करने के लिए कोई चाहिए। तो उस वो सारा काम पापा ने किया पर्दे के पीछे। और बहुत बड़ी 5 बहुत तो बड़ी हुए उस बात है ये, स्कूल में मेरे ख्याल मैजिक से ये से। बहुत इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक पिता का रोल आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने बच्चे की, आज के जमाने में जब लोग कहते हैं किताबी कीड़ा बनो, किताब में पढ़ो, ये करो वो करो, तो उस पिता को भी मानना पड़ेगा जिसने अपने बच्चे के टैलेंट को समझते हुए उसको सिर्फ सपोर्ट ही किया। और खासकर इसमें वाइसे वर्सा है, क्योंकि बच्चे ने भी चूंकि अपने पैशन को बार बार प्रैक्टिस से प्रस्तुत किया, तो उसके इंटरेस्ट को देख के भी पिता ने उसका सपोर्ट किया। ये दोनों तरफ से होता है। बच्चे को भी ऐसा नहीं कि ख्याली सपना आया और उसने शेक्सपियर के सपने सुना दिए और कहे घर वाले सपोर्ट करें, वो भी मुश्किल है। और पिता के लिए भी ये संभव नहीं होता। लेकिन जब बच्चा कर रहा है और उसमें पिता का इतना सपोर्ट, तो वो एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। और एक और चीज आपकी कहानी में इससे पहले बड़ी शानदार है कि जहां एक और मोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे जरूर मिलते हैं जो आप पे क्वेश्चन रेज करके आपको चैलेंज करते हैं, या वो निगेटिविटीज आपके सराउंडिंग में डालते हैं। लेकिन अब वहां पर ही है कि बिल्कुल आपको निगेटिविटीज में उलझना है, या पॉजिटिवली जिन्होंने आप पे भरोसा जताया है उनको देख करके आपको अच्छा काम करना है और अच्छा प्रूव करना है। तो एक असिस्टेंट के रूप में आपके पिता आपका साथ दे रहे थे, तो कैसा रहा वो मैजिक शो, पहला आपका जो ग्रैंड शो था? हाँ, फिर सर वो मतलब हमें भी नहीं पता था वो उस दिन शो हुए, स्टार्ट हुए, लोग आए। एक्चुअली हमारे शहर में कभी भी ऐसा नहीं था कि हमारी स्कूल का बच्चा उस मेले में अगर गोलगप्पे तो बना ही रहा है, चाट तो बना ही रहा है, गेम्स खेला रहा है, पर हमारी स्कूल का बच्चा मैजिक भी दिखा रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी सभी के लिए। तो सारे लोग 10 रुपए का टिकट, बहुत एक छोटा अमाउंट हुआ, तो लेकर लोग अंदर आए, शो देखा। वो एक एक करके शो होता गया। मुझे ये भी याद है कि हमारे प्रिंसिपल हमसे इतना ज्यादा मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत ज्यादा अम, वो कनेक्ट हो गए थे बहुत अच्छे तरीके से। और वो हमें उनकी काइंडनेस हमें बहुत ज्यादा दिख रही थी, क्योंकि शो जब हम करते जा रहे थे, खाने पीने का कोई हमें फिक्र नहीं था, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक चलता है मेला पूरा दिन भर का। क्योंकि उसमें पूरा का पूरा बिजनेस होता है, स्कूल वाले भी स्टॉल के लिए पैसे लेते हैं स्टूडेंट से। 400 रुपीज आपको दी जाते लिए जाते हैं, एक टेबल देने, एक टेबल मिलता है आपको, उस पर कुछ सेल कर सकते हैं आप। तो उसमें किसी को खाने की फिक्र नहीं होती। पर स्कूल के मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल ने, हम मेरे और पापा के लिए लंच भी मंगाया उसमें। ये सब हमें बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। उसमें हुआ ये कि 4 शो तो बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से हुए, हाउसफुल शो हुए। और उसमें मैंने स्टार्टिंग में जो भी चीज सीखी, जैसे भी सीखी, दिखाया। और हाँ, उसमें जो ड्रेसअप था मेरा, वो ड्रेसअप लाइक एक मैजिशियन का ड्रेस क्या होना चाहिए, वो तो अभी पता लगा है। अभी मैं वो वैसी कॉस्ट्यूम वियर करता हूँ। बट उस टाइम में मुझे नहीं पता कि पापा के माइंड में कैसे है और पापा ने कैसे ड्रेस बनाया। जो लोग नेट सिलते हैं, मॉस्किटो नेट की बात कर रहा हूँ, मच्छरदानी की बात कर रहा हूँ, उन टेलर से जाके पापा ने कांटेक्ट किया और बोला कि इस बच्चे का जो है टेंट के कपड़े का ड्रेस बनाना है, जिसमें कुछ जोकर का मतलब वो लुक आए, जी। चमकीला। तो वो कपड़े कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने बताया मार्केट में, तो हम जाकर ले आए। और फिर वैसा बंडी और वैसे कुछ सूट बनाए हमने, जो जिसमें मैं लगूं कि हाँ, समथिंग इज वेरी कैप्टिवेटिंग। तो उसको पहन के शो किया। और पगड़ी जो थी वो दूल्हे वाली पगड़ी, माला, वो फोटो आज भी है, बचपन का फोटो। तो उसमें शो किया। 5वां शो जो हमारा हुआ, तो अनाउंस किया कि लाइट की व्यवस्था नहीं है हमारे इस टेंट में या हमारे इस कैंपस में, तो ये लास्ट शो है और फिर वाइंड अप हो जाएगा। आ चुके थे अंदर। था वो पूरा का पूरा जो एरिया था। पर उसके बावजूद भी जब ये अनाउंसमेंट हुई, तो लोगों ने वो टेंट को
उड़ेल दिया, बांस हिला दिए, उसके खंभे हिला दिए और वो टेंट पूरा गिर गया देखने के लिए, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। हाउसफुल हो गया। और जो इवन मैं आपको बताऊं, हाउसफुल टॉयलेट्स के ऊपर बच्चे खड़े हो गए, टॉयलेट्स के ऊपर देखने के लिए, इधर उधर भी पेड़ों के ऊपर कहाँ कहाँ से दिख सकता है वहां से, क्योंकि ये लास्ट है, सबको पता लगा। तो वो आधा शो पैसे आया और पूरा, और आधा सबने फ्री में देखा। नेक्स्ट डे बहुत अच्छा कवरेज गया, सारे ही न्यूज़पेपर में कवरेज गया, पापा को सभी को बहुत प्राउड हुआ, बहुत खुशी हुई। मतलब उस ये शो किस से जो क्लास में थे आप? ये किस क्लास में थे जब ये हुआ? ये मैं बता रहा हूँ सर, ये मैं 9th क्लास में था, 9th क्लास में? 2009 की बात है। 9th क्लास में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया कि आप न्यूज़पेपर्स में आ गए और आपको दसियों हजार से ज्यादा लोग देख रहे हैं, आपका शो हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये वही है कि अगेन की एजुकेशन सिर्फ बुकिश ही नहीं होती, लाइफ की यूनिवर्सिटी में जो किसी भी एक पॉइंट को लेकर के एक्शन पे आ जाता है, उसके लिए क्या कुछ नहीं होता जिंदगी में सीखने करने को। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। फिर आगे की कहानी क्या क्या है, मतलब कैसे कहाँ से टर्निंग पॉइंट्स आए लाइफ फिर सर, हाँ, इसमें ये फिर पापा ने देखा, बहुत अच्छा लगा उन्हें, बहुत प्राउड फील हुआ सभी को कि इतना अच्छा इम्पैक्ट गया है इस चीज का। तो नेक्स्ट डे फिर इसी को लेकर हर एक स्कूल की, कॉलेजेस की अपनी एक मैगजीन होती है, हमारी भी एक मैगजीन है, सत्यार्थी नाम है उसका। में? उसमें मुझे एक पेज पे मेरे जो एक टीचर है जो उसके संपादक हैं, उन्होंने निकाला चंपारण का उभरता हुआ सितारा। अच्छा। चंपारण का उभरता हुआ सितारा ऐसा करके एक कॉलम बनाया और उसमें सारी बातें लिखी। और उसमें जो इनकम हुआ था उस शो से, मैं और भी बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है, मुझे और भी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने करे हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी इसको कर रहा हूँ समाप्त। तो फिर उसके बाद इसमें जो इनकम हुआ इस मेले में मैजिक शो से, वो 19,000 का हुआ था, उन्नीस उस हजार समय रुपए का हुआ था। एक और बच्चे के लिए कितनी हाँ, बड़ी उस समय बात है। स्वावलंबी आप उसी समय जिसमें समझ लेते। एंटरप्रेन्योर जैसे आजकल क्या है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, स्वावलंबन पे काफी बात होती है जिसके कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, लेकिन दरअसल ये अंदर से आता है, इंसान को खुद करके दिखाना होता है। मेरे ख्याल से आपके माइंडसेट में वो चीज ऐसी थी कि आपने उसको ऐसे ग्रैब किया, जैसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना फिर उसको ग्रैब कर लेना, तो आपके टैप सक्सेस का करना एग्जैक्टली। तुरंत आगे बढ़ता है। तो आपने इतना उससे अर्जित किया, जो कुछ भी आपने अपना पहला हाँ, वेंचर इतना तो बड़ा जो उस किया। तो 2 रुपए की कहानी टिकट मुझे याद आ रही है कि आपका पहला टिकट शायद 2 रुपए का था, और 2 रुपए से आप जी 19,000 आप जंप करके जब आप क्लास 9th में थे। बहुत 10 तगड़ी रुपए ग्रोथ है ये, मतलब कई परसेंटेज, 1000% ग्रोथ से भी ज्यादा है ये तो। जी बताएं। फिर 10 रुपीज का जो शो हुआ, उसमें जो इतना कलेक्शन हुआ, तो वो टिकट्स के जो मैनेजमेंट थे वो स्कूल के ही लोग थे, हमारे वहाँ पे कोई लोग नहीं बैठे थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि स्कूल ने मुझे इतना बड़ा एक आइडिया दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने जब हमें बताया, मेरे क्लास टीचर ने बहुत पर्सनली ये बात पूछा, और हमारे स्कूल में तभी एक ऑडिटोरियम बन रहा था, उसमें बहुत अच्छे पैसे की जरूरत थी। तो उसमें ही हमारे पास ये प्रस्ताव आया हमारे प्रिंसिपल का, क्लास टीचर का, कि अगर तुम सारे पैसे उसमें डोनेट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें यूजफुल हो जाएगा, और वहाँ पे तुम्हारा मतलब कहीं पे जो लिस्ट है उसमें कुछ भी नेम डालेंगे या कुछ भी इस तरीके से बोला। तो मैंने ये बातें पापा को शेयर की, तो पापा ने बोला बिल्कुल, वो उस पैसे का लालच मत करो, हमें जो है इतना कुछ मिला, तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें पहचान दिला दी, एक प्लेटफॉर्म दिलाया, तो उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो हम इसलिए ये जब अग्री किया तो उन्होंने 15। ये पॉइंट बहुत बड़ा है, मतलब आपके पिताजी भी उस सेंस को आप में डेवलप कर रहे थे कि कुछ होते हैं टेंजिबल बेनिफिट्स, होते हैं इनटेंजिबल बेनिफिट्स। आज के जमाने में आदमी यही पैसा और एसेट्स के चक्कर में रिलेशनशिप्स खो देता है, पहचान खो देता है। लेकिन आपके पिताजी ने जो आपको सही राय दी, और आपने भी चीजों को समझा कि भाई पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, आपने उस अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटिट्यूड शो किया उन लोग के प्रति कि भाई आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, आपके टैलेंट ने आपको अपॉर्चुनिटी दिलवाई, और आपने उस चीज को मतलब आगे चल के उसको डोनेट कर दिया पूरा उनको। जी सर। बहुत बड़ी तो बात। उन्होंने पुरस्कार स्वरूप 1500 रुपए का एक हमें क्या कहें उसे, अप्रिसिएशन अवार्ड तो दिया, आपने जो एक ये भी कर दिया, एनवेलप में आपने करके जैसे लेके। कहते हैं ना, आहुति डाल दी, इदम नमः। हाँ, मतलब इतना बड़ी अमाउंट उस जमाने में
अपनी मेहनत से आपने कमा के लेकिन अपनी कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करके मेरे ख्याल से वो सदा सर्वदा के लिए आप तो अमर ही हो गए ना उस स्कूल के लिए। वहाँ पर जी, जी, ऑडिटोरियम बिल्कुल। बना हुआ है, उसमें आपकी भी आहुति है बहुत बड़ी। और वो भी जी, एक जी, एक जी। अच्छा एक चीज़ और मेरे को लग रही है कि एक छोटा बच्चा भी कितना कैपेबल हो सकता है। मतलब जो हम बात करें कि छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रहे, मतलब छोटा बच्चा जो होता है ना वो उसके अंदर भी टैलेंट यदि हो, तो उस टैलेंट को वो इन्यूमरेट कर सकता है और उसकी कीमत से वो न जाने क्या-क्या कर सकता है। मतलब आप घरवालों के साथ स्वावलंबी में उनके कंधे से कंधे मिला के खड़े थे और आप इस लायक थे कि आप देने की स्थिति में आ गए थे। आप कक्षा 9 में। यू आर अ डोनर दैट टाइम। बहुत बड़ी बात है। फिर आगे क्या हुआ? फिर सर उसके बाद पापा को बहुत अच्छा लगा। पापा जब भी जाते थे तो गेटकीपर को बोलते थे मैं जादूगर का पापा हूँ। तो फिर पापा भी पापा को मतलब ये पहचान नहीं अच्छा मिली। फ़ील करते थे। पापा को बेटे ने पहचान एक नहीं दिलाई। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी वही वाली बात, हाँ, पापा ने बोला कि मुझे मतलब बेटे को मेरे नाम से नहीं जानते हैं, मुझे बेटे के नाम से मतलब ऐसा जानते हैं। तो घर के लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद एनुअल फंक्शन मिला तो उसमें फिर से प्रिंसिपल ने बोला एनुअल फंक्शन किसी भी कम्युनिटी का या स्कूल का, इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो वो उसमें मैंने 10 मिनट का एक अपना प्रेज़ेंटेशन दिया 20-25 मिनट समथिंग। तो उसमें भी मैंने जब मैजिक करके जब मैं स्टेज से उतरा तो बहुत सारे क्राउड जो है फिर से शोर करने लगे क्योंकि मैजिक ऐसा चीज़ है सर कि कहीं भी अगर मैजिक स्टार्ट होता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं, देखने में लग जाते हैं, पर वो फिर खत्म होता है या कोई कुछ और चीज़ें शुरू होती है तो आपस में गॉसिपिंग करने लगते हैं ऑडियंस। तो हमारे हेडमास्टर मुझे याद है वो कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब जादूगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ही जादूगर है हमारे स्कूल में, अभी वो चला गया, अभी और कोई जादूगर मत बनो यहाँ पे, शोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके से एनुअल फंक्शन में भी मुझे उन्होंने परफ़ॉर्म करने दिया। उसके बाद बात आई अब मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। अब मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा पर अभी भी दिक्कत थी कि मैं नई चीज़ें कहाँ से ग्रैब करूँ? मुझे कहाँ से इस चीज़ का जो मैं मतलब अभी तक मैं जो टीवी में देखता हूँ, जो मैं शो में देखता हूँ, जो मैं प्रोफ़ेशनल मैजिशियन में देखता हूँ, वो मेरे अंदर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो चीज़ें अभी तो बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, पर वही चीज़ें देख के मैं सैटिस्फाइड नहीं हुआ। मुझे लगा कि नहीं यार, ये आप तो ये अभी मान कुछ रहे थे कि आप लोकल लेवल पे तो अच्छा कर रहे थे कि लोकल लेवल जिस तरह के लोग हैं, जिन्होंने जादू जितना भी देखा हुआ है, आप उनको अच्छे लेवल पे दिखा रहे हो। लेकिन अब आप चूँकि हमेशा जो प्रगतिशील इंसान रहता है, वो अगले शिखर को देखता है। तो आपने सोचा कि अब मुझे बिल्कुल। लोकल से आगे बढ़ना है और ग्लोबल की ओर जाना है। मतलब आप उस पहली सफलता पे मतलब प्रसन्न होके ऐसा नहीं कि ढीले होके बैठ गए। आपने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और जी। आपने सोचा कि क्या लेटेस्ट है मुझको सीखना है। जी। फिर उसके बाद सर मैं 2007 के एंड में ही मैं पापा वहाँ पे जयपुर थे। जयपुर में पापा ने अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो वहाँ मुझे पता लगा कि वहाँ पे एक प्रोफ़ेशनल मैजिक अकेडमी है। तो वहाँ पे मूव ऑन किया स्कूल छोड़ कर के, बिना किसी को बताए। ये भी क्योंकि पापा को भी रैंडमली हमें ले जाना पड़ा कि यहाँ से क्योंकि उनका बिज़नेस वहाँ शिफ्ट हो गया था। तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मैंने स्कूलिंग करते टाइम में मैजिक का कोर्स किया 1 ईयर का। फिर उसके बाद फिर पापा को लगा कि नहीं यहाँ पे हम नहीं हो सकते सेटल, तो फिर हमें वापस अपने नेटिव प्लेस जाना चाहिए, तो पापा फिर हमें लेकर आए, तो फिर मैं उसी स्कूल में गया। तो फिर चूँकि फादर अब पहचान चुके थे तो उन्होंने फिर से एडमिशन ले लिया बिना किसी रोक-टोक के। फिर उसके बाद फिर 2008 में फिर से पापा मुझे ले गए। अब ये दिक्कत पापा की रही होगी। तो फिर मैं जयपुर गया, फिर वहाँ पे मैंने 1 साल और मैजिक का भी कोर्स किया और मैंने वहाँ पे 8th बोर्ड भी किया राजस्थान में, जयपुर में 8th बोर्ड। वहाँ पे और फिर उसके बाद 8th बोर्ड मैंने किया तो मुझे एक और चीज़ वहाँ पे मिली कि हमारे सिलेबस के मुकाबले राजस्थान का सिलेबस जो था उस समय बहुत ईज़ी लगा मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत टफ लगती थी और वो चीज़ें वहाँ पे बहुत आसान थी और मैंने वहाँ पे 84% मार्क्स स्कोर किए थे, जो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था। अच्छा। तो वहाँ वहाँ पे करके फिर उसके बाद मैंने फिर से एक और साल की मैजिक की मैंने ट्रेनिंग ली, फिर मैं यहाँ आया, फिर पापा यहाँ ले आए। फिर यहाँ पे फिर से एडमिशन ले लिया फादर ने। अब बात आई कि फिर मैं 9th क्लास में मैं फिर गया और मैं 10th जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है, हुँ। उस टाइम में फिर मुझे पापा ले आए यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, उस टाइम में स्थिति हमारी अच्छी नहीं होगी इस वजह से शायद। तो फादर
हमारे हेडमास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए कि नहीं, वो अग्रेसिव हो गए कि ये बार-बार ये क्या चल रहा है, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा और अभी बोर्ड में तो हरगिज़ हम एडमिशन नहीं लेंगे। तो उसके बाद नहीं माने, मेरे कुछ पेरेंट्स गए थे, फिर मेरी मम्मी साथ गईं, तो मेरी मम्मी ने बताया फादर को, तो फिर मम्मी ने फादर ने बोला क्या कि जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला कि अभी मैजिक करती हैं क्या? ये लड़का मैजिक करता है और ये कभी इधर रहता है, कभी उधर रहता है, कभी इधर रहता है, कभी उधर रहता है। क्या क्या है चक्कर समझ नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों करते हो आप लोग? ऐसे एडमिशन नहीं होता है, इसको स्कूल है, कोई मज़ाक मत समझो। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, प्लीज़ समझिए। तो फिर बातों को समझते हुए फादर ने फिर हम एडमिशन लिया और इस तरीके से करके मैंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने अपने यहाँ से ही किया और उस दौरान मैंने कंटिन्यू रखा ये चीज़ें, जो क्रिएटिविटी थी कंटिन्यू रखा। एक्चुअली मैं ये कहूँ, वो सोच मैंने माइंड में जो बिठा के रखा था, वो रखा था। वो बस आगे नहीं बढ़ रही थी, मेरे एक्शन में नहीं आ रही थी, पर मेरे माइंड में फिट थी कि कुछ ऐसा करना है। बार-बार वैसी फ़ोटो देखना, मैं ऐसा देखा करता था कि ये जो इंटरनेट में या टीवी में जो मैजिशियन है, इनका जो ड्रेसअप है, ड्रेसिंग स्टाइल है, ये है या फिर इनके हाथ में ये सामान है, ये कहाँ मिलता है यार? ये कीन कहाँ से सीखते ऑब्जर्वेशन, हैं? एक कीन ऑब्जर्वेशन आप कर रहे थे, भले ही आपको एक्सपोज़र और सीखने का मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस बीच में आप बता रहे हैं कम से कम 4 बार आप आए गए और उसमें मज़ेदार बात क्या है, स्कूल की अपनी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन अपने रूप में भी ये सोचना और समझना बड़ा गज़ब है कि इतनी एडversiटी के बाद भी अपना लक्ष्य वही निर्धारित रहना। और दूसरी बात कि जो मज़ेदार चीज़ इसमें ये है कि ग्रोथ दोनों लेवल पे आप कर रहे थे, कि एक तरफ ऐसा नहीं कि आपने मैजिक में गए तो पढ़ाई बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, आप 84% भी ला रहे हो। कुछ लोग पूरा लग के भी उतना नहीं ला पा रहे थे, आप अपनी हॉबी और पैशन को परस्यू करते हुए वो कर रहे थे। दूसरा कि लगे हुए थे, मतलब एक पैरेलल ग्रोथ को आपने ध्यान रखा है। जैसे खासकर कई बार आदमी क्या होता है कि अपने लक्ष्य को समझते हुए भी हॉबीज के पीछे पड़ जाता है और दूसरी तरफ अपने आप को ढीला छोड़ देता है। लेकिन आपने शायद अपने दोनों पिलर्स को मजबूत रखा कि एकेडमिक्स में भी जो ज़रूरी है उतना करना है, बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से देना है, नंबर भी अच्छे लाने हैं और अपनी हॉबी को भी परस्यू करना है। मतलब ये एक चीज़ प्रूव करती है कि इन्हीं 24 घंटे में अगर हमारे पास निर्धारित हो करना हमें क्या है और हमारे पास क्लैरिटी हो, तो दोनों चीज़ों के लिए समय निकल सकता है। मतलब इंसान को भगवान ने सर, समय कम पड़ जाएँगे अगर हमने सोच लिया कि हमें ये चीज़ करना है, अगर हम वो उसमें लग गए, तो हमें लगेगा कि नहीं, टाइम कम पड़ गया हमें, खाने के लिए टाइम कम पड़ गया, ऐसा हमें लगेगा। क्योंकि मैं जब जिस टाइम प्लान करके बैठता हूँ किसी दिन का कि कल मुझे ये करना है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है और तब मुझे बेकार की चीज़ें या किसी से बात करना बहुत गुस्सा आता है उस टाइम में, क्योंकि मैंने जो चीज़ें सोची थी वो कर नहीं पाया मैं तो संकल्प कंप्लीट। की शक्ति आपके अंदर, काम को पूरा ही करना है, ये सब वही बेसिक चीज़ें हैं जो एक्चुअली ये चीज़ें वो हैं जिनको हम विद्या कहते हैं। शिक्षा तो वो है जो बुकिश नॉलेज है, लेकिन ये है वो जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं या आपका एटीट्यूड है, एट्रिब्यूट्स हैं। तो फिर इन सब को लेते हुए आपने मेरे ख्याल से 12वीं तक आप किस 12वीं भी आपने वहीं से की? यही से किया सर। अब मैं मूव ऑन करूँगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय की तरफ। हुँ, मेरे पापा ने मेरे सामने ऑफर रखा कि तुम्हें बाहर जाके पढ़ना है, तुम पढ़ना चाहोगे? तो फिर मैं देखा क्या कि मैं सोच रहा था इस बारे में, मैंने प्लान भी किया था कि मैं चंपारण का हूँ, हमारे यहाँ से 5 घंटे लगते हैं पटना जाने में, तो मैंने पटना का प्लान किया था, ज़्यादा दूर का तो नहीं कर पाता। पापा ने मेरे सामने ऑफर रखा हरिद्वार का। हरिद्वार में देव संस्कृति यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके पढ़ना पसंद करोगे? मैंने बोला हाँ, पापा ने बोला वहीं रहना होगा। मैंने बोला ठीक है। मैं बहुत मायूस हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि होम सिकनेस भी था, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक तो घर में ही रहे। तो फिर उसके बाद मैं जब वहाँ गया हरिद्वार, तो मैंने एक पता नहीं था, पापा ने ये नहीं बताया क्या पढ़ना है, कौन-सा कोर्स करना है, ये सब कुछ भी अभी मालूम नहीं था ठीक से। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अ ये पढ़ाई किया, वो उसमें एडमिशन लेने में भी मुझे सर आप जैसे टीचर मिले, मैं अभी भी मुझे ये लगता है कि वास्तविक शिक्षक के रूप में मैंने आपको ही पाया है, आपको ही देखा है, क्योंकि आपने मतलब क्लास में या हर जगह आपने हर एक चीज़ की बारीकियों को गौर कराया है मुझे। बहुत सारी बातें याद आती है। अ, ये तो एक अलग टॉपिक है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मैंने यही सीखा, मतलब अनुशासन सीखा। वहाँ पे हर एक बच्चों में शरारती गुण होते हैं, हर एक कोई बदमाशी करता है, शैतानी करता है। पर वहाँ से एक अच्छे और बुरे की बहुत अच्छी समझ हुई मुझे। बहुत अच्छा मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, बहुत अच्छा ग्रो हुआ, क्योंकि वहाँ पे वही वाली बात, विद्या और शिक्षा का जो समन्वय है, वो एक्चुअल उसका यूटिलाइज़ेशन वहाँ पे मैंने किया और वहाँ पे मुझे दिखा। वहाँ पे मुझे
मैं अभी अपने आस-पास के लोगों को ये बताता हूँ कि अपने घर के पास तो बच्चों को पढ़ाओ ही, पर उसके बाद जब 12th कर ले वो या फिर वो 10th कर ले तो बाहर भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब अलग-अलग माहौल में रहते हैं, अलग-अलग स्टेट के फ्रेंड्स थे मेरे साथ, मेरे फ्रेंड थे, कोई शिमला का है, कोई दिल्ली का है, कोई छत्तीसगढ़ का है। तो वहाँ पे एक हमें ओवरऑल एक होलिस्टिक लिविंग का आइडिया मिलता है कि किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए। सभी का आइडिया मैंने गेन किया, सभी का देखा, बात करने के तरीके, प्रेज़ेंटेशन, कम्युनिकेशन, आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, मुझे अभी भी याद आता है और मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। बातें टू द पॉइंट करना, ऐसी चीज़ें। और वहाँ पर ही मैंने आपने मुझे कई बार बताया कि वेबसाइट बनाओ इस चीज़ के लिए, क्योंकि तब मुझे और भी ज़्यादा फ़ोटोज़ कलेक्शन मेरे पास हो चुके थे शोज़ के। और बहुत बड़ा एक मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला गायत्री परिवार की तरफ से, शांतिकुंज की तरफ से एक महायज्ञ में भेजा गया था, वहाँ पे आध्यात्मिक जादू शो दिखाना था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं आध्यात्मिक जादू शो कैसे करूँगा, पर मैं कनेक्ट कर पाया। आज भी वो वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जहाँ पे मैं अंधविश्वास की, समाजवाद की, भ्रूण हत्या की, यहाँ पे मैं भ्रष्टाचार इन की चीजों को अब हाईलाइट टॉपिक। करना चाहूंगा राहुल, आपकी स्टोरी में अब यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं जो मैं जरूर साझा करना चाहूंगा कि डे वन जब आपका इंटरव्यू चल रहा था तब उस संयम को बरतने की बात आपसे करना कि भाई आपको अब करना तो है, लेकिन चूंकि इतने सारे बच्चे हैं तो इनके बीच में कुछ ऐसा कैरिज्मेटिक नहीं करना है कि सब लोग आपको इसी चीज में उलझाए रखें। तो आपको एक अक्सर कोशिश आपने खुद से भी इस संयम को पाला कि मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, क्योंकि एक तरफ कंप्यूटर साइंस पढ़ने का दबाव है और दूसरी तरफ आपने अपना भी रूटीन बनाया कि मैं किस तरीके से अपने अपनी तरफ से संयम रखते हुए मेहनत करते रहूंगा। दूसरा कि स्किल्स को सीखने की आपकी क्षमता गजब थी, और मैं एक चीज के लिए आपको हमेशा याद रखता हूँ कि मैंने बार बार बच्चों को पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ कि मेरे को लाइफ में एक स्टूडेंट ऐसा मिला जिसको पता था कि उसे क्या पता है। करना है जिंदगी में। मतलब दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग व्हिच आई हैव सीन, एंड फॉर दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज कुछ चीजें अभी जो तुरंत तुरंत में अभी अपन शेयर नहीं कर पाए, आप मेरे को अभी भी याद है वो कुछ बातें जब आप बताते थे कि खेतों में जाके खुद तंबू गाड़ना, खुद खेत को साफ करना, खुद स्टेज जी बनाना, हाँ, खुद असिस्टेंट लाना और खुद अपना शो करना, और ये सब क्लास 10th 12th के पहले करने वाला बच्चा। और उसके बाद उसके पिताजी और वो डिसाइड करते हैं कि एक प्रोफेशनल डिग्री भी लेनी है, तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय आना जिसमें बीसीए को भी अच्छे से करने की कोशिश करना, और उसके साथ साथ संयम पूर्वक जो आपने स्किल्स लाइफ के लिए डेवलप की, क्योंकि जिस फील्ड में आपको, ये बड़ा ही कैरिज्मेटिक फील्ड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन उस प्रसिद्धि को कैसे डाइजेस्ट करना है और कैसे फिर आपने जो कम्युनिकेशन की बात की, अंडरस्टैंडिंग की बात की, और जैसे आप आज कह रहे हो कि आपको लगा कि भाई मैक्सिमम लोगों को इस तरफ आना चाहिए, यहाँ आके समझना चाहिए, तो निश्चित ही इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट वो है जो आपकी एक लर्निंग एबिलिटी थी। मुझे याद है कि आप अलग से भी मिलकर अक्सर कम्युनिकेशन पे बात किया करते थे, और बारीकी आपके अंदर गजब थी कि आप कोशिश करते थे कि मैं एक एक लाइन अंग्रेजी में कैसे बोलूं, हिंदी में कैसे बोलूं, स्क्रिप्टिंग कैसे करूं। निश्चित ही उन चीजों को आपने काफी ज्यादा मेरे ख्याल से बहुत गहराई से समझा है। और इस यात्रा में अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप किसी भी, क्योंकि कहानी इतनी शानदार है आपकी कि उसमें और भी एपिसोड्स हमें शूट करने पड़ेंगे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक चीज तो मजेदार क्या है कि आपके अभी तक ही 1600 से ज्यादा शो आप कर चुके हैं, 1600। और आज जी आपके पास एक बहुत बड़ी मैजिशियन की टीम है। मतलब आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, आपने स्टार्टअप किया है, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को डिसॉल्व करके आप एक टीम को जोड़ करके औरों को भी रोजगार दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है, और आप बड़े एथिकल और वैल्यू बेस्ड वे में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सब चीजें बड़ी गजब है। और इसके साथ साथ आपने जो बीसीए पढ़ा, और जैसा कि आपने हमेशा संवाद करके बताया कि आपने उस बीसीए को यूज करके आपने वेबसाइट अपनी बनाई, ब्लॉग बनाया, आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, मतलब टेक्निकली लोगों को अप्रोच करने के लिए आपने कई सारे सोशल मीडिया के टूल्स यूज किए, एंड आई थिंक इन सब चीजों ने आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफी मदद की। तो अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा। और क्या क्या चीजें हैं जो आप अपनी स्टोरी में हाईलाइट जरूर करना चाहेंगे? जी। सर, मैं इसमें हाइलाइट और करना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी फील्ड में काम करे या कुछ भी करे, उनको ये 2 स्किल्स सीखनी बहुत ज़रूरी है। एक तो टेक्निकल स्किल्स और एक मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि ये हर जगह ही आपको अपने लिए काम आएँगी। और मैं यहाँ पे हाइलाइट और करना चाहूँगा कि जो बात आपने भी कही कि छोटे बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, वो टैलेंट अगर तब से ही ग्रो करने लगे,
तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं अभी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अभी मैंने एक हाल ही में बेगूसराय में एक आईएएस ऑफ़िसर के यहाँ मैंने शो किया। उनके यहाँ से मेरे पास एक कॉल आया था शो के लिए। तो उनके बेटे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट होना था। तो मुझे बहुत प्राउड फ़ील हुआ कि और उनकी जो मिसेज़ थी वो फॉरेन रिसर्च ऑफ़िसर है, एफआरआई है। तो मुझे लगा कि इतने रेपुटेटेड ऑफिसर्स और बड़े लोगों के यहाँ से मुझे अगर इनविटेशन आया हुआ है मैजिक शो के लिए कॉल आई है, तो मुझे उसको कैसे करना चाहिए। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको रिप्रेज़ेंट किया खुद को, अपने मैजिक को। मैं वहाँ गया शो किया, उनकी मिसेज़ जो थी जो डीएम थे, उनकी मिसेज़ जो थी वो मुझे मोबाइल फ़ोन में अपने बच्चे का जो फर्स्ट साल ईयर की अभी बेबी हुई है, जिसका फर्स्ट बर्थडे अभी सेलिब्रेट हुआ, उन्होंने बताया कि ये एक वीडियो दिखाया, उसमें उस बच्ची के फादर उसके हाथ में पेन दे रहे हैं और पेन देके एक ए4 शीट बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं मैम, मैम यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए आपका मैम, यहाँ पे प्लीज़ मैम बहुत अर्जेंट है, कर दीजिए मैम। तो वो बच्ची बिल्कुल ऐसे देख रही है, वो छोटा-सा क्लिप था जैसे आजकल हर जगह क्लिप्स चलते हैं वीडियो क्लिप्स इंटरेस्टिंग बच्चों के। तो उसमें मैंने देखा था कि वो बच्ची फिर ऐसे पेन पकड़ी और पकड़ के ऐसे कुछ उसमें लिखा और लिख के फिर पेन छोड़ दिया, तो फिर ऐसे हो गई वो। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ मैंने ये किया कि एक बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चे का एक बचपन होता है, उस बचपन में जो टॉयज़ होते हैं, जो टॉयज़ आमतौर पे केवल टॉयज़ है, तो खिलौना मतलब खिलौना, वो केवल खेलने के लिए ही है, उसका और कोई आउटपुट नहीं है, उससे कुछ लाइफ़ में कुछ ख़ास आउटपुट नहीं है। आपका मन बहलाएगा, बच्चों को शांत रखेगा, चुप रखेगा। ख़ैर आजकल के खिलौने तो एंड्रॉयड फ़ोन हो गए हैं, जो कि बहुत ही बुरा है बच्चों के लिए। तो अगर कोई बच्चा जब अगर जन्म लेता है, तब से ही उसके खिलौने, उसके फादर या उसके मदर अगर वो चाहते हैं कि बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं, जैसे लोग कुछ कहते हैं ना कि बच्चों के ऊपर अपनी बातें, अपनी चीज़ें ना थोपे। वो कब होता है? वो एक एज आ जाता है जब 10 साल का हो गया बच्चा, जब 15 साल का हो गया, तब आप उसको बोलेंगे नहीं ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। उसकी बॉडी, उसकी मेमोरी इस चीज़ को नहीं समझ पाएगी। तो मुझे ये लगता है कि अब मैं अगर ऐसा सोचूँ कि मैंने जो मैजिक सीखा है, इसको अगर कोई बच्चा है, छोटा-सा बच्चा, बेबी की बात करूँ, तो एक कमरा हो, एक कमरे के अंदर वो बेबी हो और जब से उसकी कॉन्शियसनेस काम करने लगे, वो कॉन्शियस होने लगे, समझने लगे चीज़ों को, थोड़ा बात करने लगे, देखने लगे, थोड़ा चलने लगे, उस टाइम में जो चीज़ें आप कराना चाहते हो बच्चे से, कहते हैं ना कि बच्चों के ऊपर वो चीज़ें नहीं थोपनी चाहिए, पर एक ये हाउ टू टैम अ बर्ड, बर्ड को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, तो बच्चे को भी किसी को भी हम ट्रेनिंग ही देते हैं लाइफ में, जीवन भर ट्रेनिंग ही चलती रहती है, या टीचर स्टूडेंट में हो या बाप और बेटे में हो। तो उस टाइम में अगर एक फादर अपने बच्चे को उस जो चीज़ें वो कराना चाहता है, अगर वो मैजिशियन बनाना चाहता है, तो अगर मैजिक की प्रॉप्स आस-पास बिखरी हुई हो, तो पहले वो बच्चा उस मैजिक की प्रॉप को लेकर मुँह लगाएगा, उसको खेलेगा, उसको देखेगा। थोड़ा-सा वो जब बड़ा होगा, जब उसके हाथ-पैर काम करना शुरू करेंगे, तो उस प्रॉप को एक्टिविटी में लाएगा। सेम एक्टिविटी में लाएगा जो एक्टिविटी आप उसको करके दिखाओगे। अब बात यहाँ पे ये आती है सर कि बच्चों को हम खिलौना देते हैं, बच्चों को हम खेलने के लिए भेजते हैं, बच्चों को हम बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए भेजते हैं, तो बच्चे यहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं। उनको फिर पता नहीं होता है क्या करना है, फिर वो माइंडसेट नहीं कर पाते। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसके बचपन से उसको वही चीज़ें अगर दिखाई गई हैं, तो वो वही चीज़ें ही करेगा और उसको उसके सामने अगर कुछ भी रखेंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने एक ये चीज़ फ़ील किया। दूसरा चीज़ मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा एक पॉइंट कि हमें पढ़ाई मैं समझता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को अ एक पढ़ाई तो ज़रूरी है ही क्योंकि पढ़ाई पढ़ करके एकेडमिक जो भी नॉलेज है वो लेनी चाहिए और वो लेकर के ही हम आगे और भी कुछ लाइफ में कर पाएँगे क्योंकि उसके बिना तो सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि पढ़ाई का यूज़ तो हर जगह ही है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, अगर पढ़ाई करके भी अगर चाय बेचें, तो इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि अगर एजुकेशन हो हमारे पास, तो एजुकेशन को किसी भी चीज़ में मिलाते हैं ना, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि वो अगर पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के साथ-साथ वो अपना एक और कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट तैयार करें। यहाँ पे बहुत सारे आर्ट फॉर्म है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है, मैजिक है, बहुत जो सारी आपको चीज़ें हैं। जो आपको कुल मिला के जो शुरू से बात हो रही थी, जो आपको यूनिक बनाती है, जो आपकी ओरिजिनैलिटी है, जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं,
ये बहुत बड़ी आप टिप दे रहे हैं और मेरे ख्याल से एक चीज़ इसके साथ एक चीज़ मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा जो बात थोड़ी मिस हुई थी, कि आपने अपनी इस स्किल को समय के साथ ग्रो करते हुए सोशल सर्विस के लिए, सोशल कॉज़ के लिए कस्टमाइज़ किया। तो अब आज आपके पास इतना बड़ा स्कोप है कि आप कॉर्पोरेट्स में भी मैजिक कर रहे हो, फंक्शंस में भी कर रहे हो, इवेंट्स में भी कर रहे हो, सोशल सर्विसेज़ में भी कर रहे हो। आपने मैजिक को एजुकेशन के साथ जोड़ के एडुटेनमेंट मॉडल बनाया है, जिसके थ्रू आप बड़ी सारी चीज़ें खेल-खेल में बच्चों को सिखाने की, बताने की कोशिश करते हो। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है जिसके लिए आप बड़े बधाई के पात्र हैं और अभी जिस यंग एज में आपने ये सब अचीव किया है और जिस शिद्दत के साथ, जिस ग्रैटिट्यूड के साथ आप इन चीज़ों को लेकर के आगे चल रहे हैं, निश्चित ही बहुत बड़ा स्कोप आपके सामने खुला हुआ है और आप न जाने कितने लोगों का भला करेंगे। क्योंकि एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि स्किल होना, टैलेंट होना, बचपन से होना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उसके साथ में जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय से आपको जो मिल गया, जो एक लंबी समझ मिली जिसको आप बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप मैजिशियंस की दुनिया में भी एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े-लिखे और बहुत ही ज़्यादा व्यावहारिक, आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न, जिसको गीता, ध्यान, योग, यज्ञ, गायत्री और ऐसी विद्याओं का भी ज्ञान है और उसके अलावा ये स्किल भी है। तो मेरे ख्याल से काउंसलिंग भी आप बहुत अच्छी कर लेते होंगे, सोशल मैसेजेस देने के साथ-साथ और और वो आपकी पर्सनैलिटी में भी धीरे-धीरे खिलता होगा कि मतलब क्योंकि ये गज़ब चीज़ है क्योंकि एक स्टेज पे जब आप रहते हैं तब तो लोग डेफ़िनेट सी बात है इन्फ्लुएंस आपसे होते हैं। लेकिन जब ऑफ द स्टेज होते हैं फिर भी लोग आपसे बात कर रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि आप आईएएस, आईएएस ऑफिसर से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ गेन किया है। तो अब आखिर में मैं चाहूँगा कि इस एपिसोड के अंत में क्या कंक्लूजन रिमार्क्स देना चाहेंगे आप? क्योंकि निश्चित ही हाँ, मेरे पास कुछ जी बताइए। मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अभी कुछ शेयर करूँगा, मैं कुछ प्रैक्टिकल भी यहाँ पे बताते हुए समझाऊँगा मैं थोड़ा-सा। अच्छा। तो सर आपको मैं थोड़ा-सा अपने पॉइंट कंटिन्यू करूँगा कि हम सोचते हैं कि अब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? खुद बहुत बच्चे मेरे कज़िन्स ही हैं खुद, वो सोचते हैं कि नहीं हमें तो कुछ माइंड में आता ही नहीं है, पढ़ना है, बस पढ़ना है, केवल पढ़ना है और कुछ है नहीं है। पढ़ के भी क्या करना है वो मालूम नहीं है क्या करना है, क्या बनना है। तो मैं समझता हूँ अगर बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है अगर 10th में आकर के अगर उसने अगर सोच लिया ना, तब तक तो पता चल जाता है कि यार बैंक में जो जॉब मिलता है वो किस लेवल का होता है, इंजीनियर होते हैं क्या करते हैं, डॉक्टर होते हैं क्या करते हैं, आर्टिस्ट होता है उसको क्या करना है अपने फ्यूचर में जाके। तो वो तब से ही वो माइंड सेट कर ले कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो तय हो गया, वो तय हो गया तो बहुत आसान है उसमें फिर उन चीज़ों को अपने बिहेवियर में लाना, अपने प्रैक्टिस में लाना। कई बार क्या होती है कि चीज़ें सामने होते हुए भी हम सोचते हैं कि ये चीज़ हम कर लें, हम साइकिल चलाना सीख लें, हम गिटार बजाना सीख लें, पर वो नहीं हो पाती है। पर मैं समझता हूँ सर कि कई बार अभी जो एक ह्यूमन नेचर है, हम जब भी खाना खाते हैं या कोई हम जब साइकिल चलाते हैं या हम बहुत कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हमें कॉन्शियस नहीं रहने की ज़रूरत होती है कि हमें ऐसा कुछ करना है। हाथ अपने आप काम करते हैं, अपने आप हमारी बॉडी पार्ट्स एक्टिविटी खुद वो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हुँ, इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो एक्टिविटी है, वो जो पार्टिकुलर कोई काम है, वर्क है, वो हमारे बॉडी के मसल्स में आ चुकी है। वो हमारे मेमोरी बॉडी के मसल मसल्स मेमोरी में में चला गया। अडॉप्ट कर गया। हाँ, हाँ, वही। तो वो चीज़ अगर अगर हम उस चीज़ को रिपीटेड टाइम करते हैं, तो वो एकदम हमें भी उस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो एकदम से अपना हो जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा-सा एक कुछ एक अपने मैजिक के थ्रू मैं समझाऊँगा। मेरे पास सर क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? चम्मच चम्मच, एक स्पून मैंने लिया हुआ है और कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट हो, मैं थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अपने माइंड को अपने कहीं पे इन्वॉल्व करने का, अपने टाइम को यूज़ करने का, यूटिलाइज़ करने का। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो भी कोई हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उन चीज़ों को या उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट अगर हम सामने रख के कुछ भी ध्यान से सोचें, उसको 1 घंटे कंटिन्यू देखें और कुछ आइडियाज़ अपने मन में लाने की कोशिश करें, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट हो जाता है। वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे, कि लाइक मैंने भी यूँ ही स्पून लिया, चम्मच लिया और चम्मच लेकर लाइक मैंने इसको थोड़ा-सा एक जब मैंने स्नैप किया तो ये स्पून क्या हो गया, देखते ही देखते 2 बन गया। गज़ब 2 हो गया ये स्पून। अभी मैं क्रिएटिविटी बता रहा हूँ कि क्रिएटिव कैसे हो सकता है, कोई भी इंसान क्रिएटिव कैसे हो सकता है।
अब ये चम्मच है, ये नॉन लिविंग थिंग है सर, इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी कौन लाएगा? हम लाएंगे, इंसान लाएंगे। अगर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर ये है तो हम इसके अंदर लाएंगे क्रिएटिविटी। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जैसे मैंने इसको एक चम्मच था उसको मैंने 2 किया, तो वो बेसिकली क्या होता है कि ये स्पून है, अभी मैं शेयर करूंगा यहाँ पे इस चीज को थोड़ा, इसके ऊपर रखा हुआ है, मैंने ये चीज देखा। लाइक अभी किसी को भी हम, इसमें बहुत कुछ है सोचने वाली और समझने वाली, सीखने वाली आइडियाज इसमें से निकल सकती है। अगर किसी को हम ऐसे यू दिखाएंगे तो सर डेफिनेटली आपको भी लगेगा तो सिंगल स्पून एक ही लगेगा, 2 नहीं लगेगा किसी को, क्योंकि कोई भी चम्मच 2 नहीं उठाता है। तो कॉमन सेंस, चम्मच तो कोई भी उठाएगा, एक ही उठाएगा, 2। हैबिचुएशन इंसान का ऐसा होता है कि वो एक्चुअली चीजों को वैसे ही देखता है जैसा वो ट्रेंड होता है शुरू से, जैसा ट्रेंड होता है, जैसा बचपन से वो देखता हुआ है, जी जी उसके जी। दिमाग में है कि हाँ ये एक चम्मच है। लेकिन यहाँ पे मैजिशियन ने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको स्नैप किया, लाइक लिटिल बिट स्नैप किया, तो ये 2 हुआ। तो ऐसे ही है। अभी ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो स्पून है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके दिखाना चाहूंगा कि ये सिमिलर है, दोनों सेम है। बिल्कुल सिमिलर। तो इसमें अब सिमिलर है, सेम है। अब सर ये दोनों स्पून मैंने सामने ही रखा है, अभी कैमरे के सामने से मैं हटा भी नहीं रहा हूँ, और मैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। मैं इसको होल्ड करता हूँ और एक क्रिएटिविटी के थ्रू मैं इसमें कोई एक सुपर नेचुरल पावर डालने की कोशिश करता हूँ। मैं स्पून को यहाँ पे रख रहा हूँ ऊपर वाली पॉकेट में, पकड़ता हूँ, और उसके बाद मैं एक फोर्स टेक्निक इसमें मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें ये नॉन लिविंग थिंग है, पर इंसान के अंदर कहते हैं कि इंसान, ह्यूमन अपने माइंड का कुछ ही परसेंट, 2%, 3% यूज करता है। पर अगर हम चाहे तो अपने माइंड का कई सारा एनर्जी यूज करके नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक सी, वेरी क्लियर, मैंने स्पून यहाँ पे पकड़ा हुआ है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इससे अपना एक प्रेशर दूंगा, फोर्स दूंगा, यू विल सी। अरे वाह भाई वाह, बहुत शानदार। और ये जो है स्पून अभी नॉर्मल नहीं है, कैसे मैं वो दिखाऊंगा। तभी मैं 2 स्पून लिया था क्योंकि हम बता सके कि हाँ ये मैजिक क्या हुआ है वो अभी पता चलेगा। मैंने ये स्पून लिया और मैं जैसे पहले मैंने रख के दिखाया था वो मैं अभी रखूंगा इसके ऊपर, यू विल सी ये बैंड हो गया है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे मेरे ख्याल से आपने इतनी चीजें और सिखा दी हैं, बता दी हैं कि लग रहा है कि ये कितनी माइंड की पावर का यूज है क्या ये, क्योंकि ये ट्रिक है या माइंड की पावर का यूज है? अभी मैंने स्पून ऐसे रखा था, आपने वीडियो आप फिर से चाहे तो करके देख सकते हैं। ये यहाँ पे अगर इक्वल था तो ये पूरा ऐसा सटा हुआ था, पर स्पून यहाँ पे हमारे एनर्जी से, हमारे आई की रेज से वो क्या हुआ है, बैंड हो गया है, थोड़ा सा मुड़ गया है। इसमें एक अलग टाइप की एनर्जी है। वो क्रिएटिविटी सब कोई नहीं कर सकता है, वो वही कर सकता है जो इस चीज के लिए परेशान हुआ होगा। अगर इस स्पून को मैंने रख के सामने 1 घंटे इसको मैंने देखा तो क्रिएटिविटी निकल के आई इसमें, ये स्पून अपने आप बैंड हो गया है। उसके अलावा मैं अभी अब हमारी बातें कब से चल रही है, मैं अब इसको सम अप करना चाहूंगा। तो मैं थोड़ा और कुछ दिखा रहा हूँ सर। मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, सी, वेरी नीट एंड क्लीन, नॉर्मल टिश्यू पेपर। मैंने इसको ऐसे लिया, मैंने अपने स्लीव जो है वो ऊपर करके रखे हैं क्योंकि लोगों को डाउट होता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बना के अपने लाइक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि सामने ही रहे। सी व्हाट आई हैव, मेरे पास एक मैच बॉक्स है और मैं इसमें से, जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने एक स्टिक लिया, मैच स्टिक, और इसको मैंने अभी
फायर करनी है। मैजिक से अभी कुछ होने वाला है। वाह भाई वाह वाह, गजब। एक करेंसी आ गई, एक नोट आ गया, और ये नोट मैं दिखाऊं आपको सर, दिख रहा होगा, ये डुप्लीकेट है, क्योंकि हम भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के खिलाफ नहीं जा सकते, हम किसी भी करेंसी के साथ कुछ भी मजाक नहीं कर सकते, इसलिए ये जो जादू से जो नोट बना है वो भी असली नहीं बना है। आप सर देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंबर, यहाँ पे 10 रुपए नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है। पर अब मैं कई बार ऐसा मैजिक दिखाता हूँ लोगों को, तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने नोट बनाया, 10 रुपए का बनाया, 20 रुपए का बनाया, पर आप क्या कहते हैं, नोट को डबल करके दिखाओ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। जादू या कोई भी चीज, अगर कोई आर्ट या कुछ भी अगर किसी को दिखाया जाए, कोई इंटरेस्टिंग लगे, तो लोग कहते हैं वंस मोर, या फिर इसमें कुछ और करो, लोग फरमाइश करते हैं। तो मैंने एक चैलेंज भी लिया लाइफ में, कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि नहीं, मैंने अगर जो चीज किया है वही कर सकता हूँ, अगर किसी ने कुछ बोला कुछ और भी एक्स्ट्रा करने के लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, मैं इस चीज में अपने, अगर कोई मुझे चैलेंज करता है कि नहीं नोट को 2 करके दिखाओ, डबल करके दिखाओ, तो क्या मैं डबल भी कर सकता हूँ? तो मैंने उसके लिए भी सोचा, और मैंने उसके लिए क्या किया, लेट्स सी, मैंने इसको टर्न किया, 1 टाइम टर्न किया, देन मैंने इसको दोबारा से टर्न किया, यहाँ पिंच किया लाइक दिस, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे, देखते ही देखते, नोट सर आपको अभी दिख रहा है, नजर आ रहा है? ओके, तो मैंने देखते ही देखते नोट कैसे डबल किया वो अभी आपको दिखेगा, सी वेरी क्लियर। अरे वाह। ऐसा दिख रहा होगा, वैसे उल्टा होगा, पर ऐसे थोड़ा सा सीधा होगा। तो नोट यहाँ पे क्या मालूम पड़ता है कि डबल हो गया, लेकिन ये डबल नोट डबल नहीं हुआ एक्चुअली, ये यहाँ पे डबल का साइन ही आ गया है। सही। तो ये हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि अभी नोट डबल हुआ है। अब डबल एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि सर अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो लॉकडाउन के टाइम में नोट अभी किसी के भी डबल नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि सभी का धंधा चौपट पड़ा हुआ है, सभी का बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, सभी लोग घर में ही है, लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में नोट डबल कैसे होगा? तो हमें इसी नोट को यूज करना होगा, जो नोट घर में है उसी नोट को यूज करना होगा। नोट अभी डबल नहीं हो रहा है, क्योंकि नोट डबल होना होता तो हो जाता है, लॉकडाउन है इसलिए नोट डबल नहीं हुआ, तो हमें इसी नोट को यूज करना होगा। इस नोट, यस सर, अब अभी लॉकडाउन है, तो हमें नोट को डबल नहीं करना और फिजूल खर्च भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने फिजूल खर्च किया तो मालूम नहीं है कि हमें इस नोट को कितने दिन तक चलाना है, कितने अभी हमें, हमारे पास क्या कम पड़ सकता है, तो हमें पैसे भी बहुत संभाल के खर्च करने हैं, इसीलिए नोट डबल नहीं हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी इसको फोल्ड करके, और वापस से जब मैं यहाँ इसको ऐसे खोलता हूँ, तो यू सी व्हाट इज दिस। अरे वाह भाई वाह, बहुत शानदार, यही तो आपकी खासियत है। स्टे सेफ, ये बिल्कुल अभी जैसा नोट था बिल्कुल नॉर्मल 10 नंबर अभी वैसे ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टे होम स्टे सेफ, यहाँ से। तो ये एक क्रिएटिविटी है, जो कि अगर हम चीजों को करना शुरू करें, अगर हम चीजों को सामने रख के मंथन करें, कुछ सोचे, कुछ विचार करें, तो डेफिनेटली वो हमारे अंदर आने लगती है। तो
ये बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग मैंने थीम तैयार किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे सर एक्चुअली बताना चाहूँगा, आज मुझे एक और खुशी की जानकारी मिली है। मेरे पास ऑटोमेटिकली परसों डे आफ्टर यस्टरडे मेरे पास कॉल आया वर्चुअल मैजिक शो के लिए, कि सर क्या आप वर्चुअल मैजिक शो कर रहे हैं, ऑनलाइन मैजिक शो, जैसा कि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है लॉकडाउन में। तो मैं एक्चुअली बताऊं, मैं मैजिक शो ऑनलाइन नहीं कर रहा हूं अभी, और क्योंकि मैं अभी ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े मैजिशियंस ही केवल वर्चुअल मैजिक शो कर रहे हैं, क्योंकि वो और सभी मैजिशियंस को कनेक्ट करके कॉन्फ्रेंस से ये बता रहे हैं कि क्या आपने अपने मैजिक को इस लेवल तक बनाया है कि आप घर में बैठकर भी मैजिक को सेल कर पाओ, इतना इंटरनेट इतना सब कुछ होते हुए भी आप खुद को सेल कर पाओ, खुद को बेच पाओ मार्केट में। नहीं बनाया, देखो मैंने बनाया। उन्होंने वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड का है या पॉजिटिव ईगो का है, दूसरे को बता रहे हैं, इंस्पायर्ड कर रहे हैं कि यार क्या कर रहे हो, आप भी कुछ करो। तो ये कई दिनों से ये बातें चल रही है, पिछले 1 महीने से मैजिशियंस बता रहे हैं कि ऑनलाइन मैजिक शो गिने चुने कुछ ही मैजिशियन मैजिक शो कर पा रहे हैं, वर्चुअल मैजिक शो। तो मेरे पास कॉल आया एक क्लाइंट का, अभी तो परसों मैंने बात किया, तो मैंने उनको बोला हाँ चल रहा है हमारा मैजिक शो। मैं बताऊं, ये तैयारी भी मैंने उसी के लिए ही करी है। और एक लोग देखिए किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। दिल्ली से मेरे पास कॉल आया, 12 बच्चों का एक छोटा सा फंक्शन होना है, छोटी सी वर्चुअल पार्टी है सर, ये वर्चुअल पार्टी है। मैंने उनको पूछा कि आपका व्हाट इज योर प्लान, कैसे आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे आप देखना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने उनको लग रहा होगा कि मैं उनको बता रहा हूँ, पर इनडायरेक्टली मैं उनसे पूछ रहा था, जानकारी ले रहा था कि मैं उनको लाइन अप करूं, फिगर आउट करके मैं उनको कुछ कहूं कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे जानकारी ये ली, उन्होंने बताया कि सारे जो बेबीज हैं, जो किड्स हैं, वो अपने अपने घर पे रहेंगे उनके पेरेंट्स के साथ, वहां से ही कनेक्ट करेंगे और वहां से ही हम केक काटेंगे और हमारे घर में जो सेलिब्रेशन होगा वो भी देखेंगे, हर कोई देखेगा, और आपका भी मैजिक शो ऐसे ही हम देखना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, ये तो हो रहा है। मैंने बोला ये हो रहा है, ऐसा नहीं हम कर देंगे, ऐसा हो रहा है, हमारा मैजिक शो ऑलरेडी चल रहा है और वर्चुअल मैजिक शो हम कर रहे हैं। और मुझे खुशी हुई कि आज मुझे एक वर्चुअल मैजिक शो के लिए बुकिंग आई है, और परसों मेरा एक मैजिक शो है जो कि मैं घर से ही करूंगा। तो ये एक खुशी की खबर थी जो मैं शेयर करना मेरे चाहूंगा। ख्याल से आपने टेक्निकली भी अपने आप को काफी अपग्रेड किया है। मेरे ख्याल से मैं पता नहीं क्यों एथिक्स और वो सब को ध्यान रखते हुए आपको शुरू से रिक्वेस्ट नहीं किया, बट आई डेफिनेटली वांटेड टू सी योर मैजिक एंड मोर मैजिक इन कमिंग फ्यूचर। और इस बात के आखिरी में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, मैं एक बात आपने जो मेरे को बताई थी, उसने मेरे को जिंदगी की बहुत बड़ी सीख थी, उसको मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। कि याद होगा शायद एक बार मैं आपसे हॉस्टल में रूम में मिलने आया था और आपने शायद कोई एक मैजिक दिखाने की बात कही। तो उस समय आपने मेरे को एक ऐसा एक पेन दिखाया और आपने मेरे से पूछा सर क्या दिख रहा है। तो फिर मैंने बोला कि पेन दिख रहा है। तो आपने बड़े तरीके से मेरे को बोला था सर आप पेन पूरा नहीं देख रहे हैं, आप एक साइड देख रहे हैं, ये साइड आप देख रहे हैं और इसके पीछे का जो होता है वहीं पे मैजिक होता है। तो मेरे ख्याल से चलिए इस पूरी टॉक को इसी बात पे एंड करते हैं कि उस दिन राहुल मेरे को आपके अंदर एक बड़ी संभावना फिर से नए सिरे से दिखी थी। और लाइफ के लिए एक मैसेज हमें क्या मिला कि जो दिखता है वो होता नहीं। और लाइफ में भी इस एटीट्यूड को हमें लेके चलना चाहिए कि जो अपनी आंखों से भी दिख रहा है उस पे भी तुरंत भरोसा करने से पहले उसका वो पक्ष भी देख लीजिए जो शायद आपको नहीं दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा है, एटीट्यूड पहले डेवलप हो जाए तो विश्लेषण मेरे ख्याल जरूरी। से जिंदगी बदल जाए। तो राहुल आज आपने इस टॉक के द्वारा इतनी मजेदार चीजें, इतनी इंस्पिरेशनल चीजें, इतनी पर्सनल चीजें सबके साथ शेयर की है। और खास में जो अंत में मैजिक कर दिया वो तो और गजब हो गया। और अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि आने वाले टॉक्स में हम लोग कुछ ना कुछ और इनोवेटिव ऐसा करेंगे जहाँ पे आपके मैजिक्स और कर सकते दिखेंगे। हैं। और एड्यूटेनमेंट मॉडल के थ्रू हम कई ऐसी चीजें जो आप ऑलरेडी करते आए हैं उसको लेकर के लेसन्स लेके काम करेंगे। मेरे ख्याल से आपकी लाइफ, आपकी जर्नी अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और आप कहीं भी जाएंगे, जो भी करेंगे, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आप इस उम्र में ही न जाने कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और आपकी समझ बहुत विकसित है। तो आपको मैं उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि आप जो है हम लोग के विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। आप यूं ही तरक्की करते रहिए। और बीसीए किया है आपने, कंप्यूटर साइंस की स्किल और अपनी प्रोफेशन को मिक्स करके आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।